अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन दिख रहा है सबको? वालेकुम जी मैम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एनएचएम शुरू किया था। उसी को ही थोड़ा सा रिवाइज करके फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो एनएचएम के बारे में सबसे पहले तो ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनएचएम जो है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, वो तो हमने कल भी डिस्कस किया था। अब एक्चुअल में ये है कि ये जो है एनएचएम जो है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2013 में। ठीक है। और इससे पहले एनएचएम के लॉन्च होने से पहले क्या था? एनआरएचएम, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एनएचएम के दो सब मिशन होते हैं, एनआरएचएम और एनयूएचएम, है ना। तो जो एनआरएचएम है वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, 2005 में। ठीक है। और जो एनयूएचएम है, यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, एनयूएचएम, वो कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। ठीक है। वॉल्यूम क्यों लो है? आवाज क्लियर है? क्लियर है। यस मैम। ठीक है। तो अब क्या हुआ था ना, उसके बाद फिर अगर एक मिनट, अगर किसी का वॉल्यूम लो है तो वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अपना आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए अपने मोबाइल का, क्योंकि बाकी सब लोगों को सही आ रही है आवाज। ठीक है। तो इसमें मैं ये बता रही थी कि एनआरएचएम जो है वो 2005 में आया था और एनयूएचएम 2013 में आया था। फिर क्या किया ना, जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने क्या किया? उसने एनएचएम, एनआरएचएम और एनयूएचएम को मर्ज कर दिया। ठीक है। एनआरएचएम और एनयूएचएम को मर्ज कर दिया अंडर वन अम्ब्रेला, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनएचएम बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज कब हुई थी? ये हुई थी 2013 में। 2013 में ये चीज हुई थी कि एनएचएम बना था। फिर लेकिन एनएचएम 2013 में बन तो गया था, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल कब हुआ था? पूरे तरीके से ऑपरेशनल कब हुआ, मतलब उसकी सारी जितनी भी उसकी उसकी जो उसको काम दिए गए थे, या उसकी जितनी भी प्रोग्राम्स वगैरह थे, तो वो फुल्ली ऑपरेशनल कब हुए थे? फुल्ली ऑपरेशनल हुए थे वो कब? 2014 में। 2014 में वो फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था एनएचएम। ठीक है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ था, एनयूएचएम कब लॉन्च हुआ था, और एनएचएम कब लॉन्च हुआ था? तो अगर लॉन्च पे क्वेश्चन आएगा तो 2013 ही लगाना है आपको आंसर। फिर क्या था कि जब 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसको टारगेट्स मिले थे, मतलब 2005 ईयर प्लान के मुताबिक इसको टारगेट्स मिले थे 2012 से लेके 2017 तक। वो टारगेट्स हमने कल भी डिस्कस करे थे, हम आज भी दोबारा से एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। तो आज दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो इनिशियल जो टारगेट्स मिले थे उसको, वो मिले थे 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है। फिर जब वो फाइव फाइव ईयर प्लान 2017 के बाद एक्सपायर हो गया, तो फिर उसको क्या मिला? उनके प्लान्स को क्या मिलता है? एक्सटेंशन मिलता है। तो 2017 के बाद कब से कब तक एक्सटेंड हुआ वो? फिर 2017 से ही लेके 2020 तक फिर एक्सटेंड हुआ। ठीक है। फर्स्ट एक्सटेंशन कब हुआ इसका? ये तो पहली बार हुआ। फर्स्ट चीज तो ये पहली बार हुई कि 2012 से लेके 2017 में इन्होंने प्लान पूरा क्रिएट किया। फिर 2017 से लेके 2020 तक ये एक्सटेंड हुआ। ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंशन इसको ये मिला। उसके बाद फिर जो सेकंड एक्सटेंशन था इसका, सेकंड एक्सटेंशन इसको कब मिला? इसको मिला था सेकंड एक्सटेंशन, ये रहा, 2021 से लेके 2026 तक। ठीक है, 2026 तक इसको सेकंड एक्सटेंशन मिला। तो अभी 2026 में इसका जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो फर्दर लेटेस्ट एक्सटेंशन कब से कब तक होगा? 26 के बाद कब से कब तक होगा? 2026 से लेके 2031 तक, 2031 तक। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको कि पहला पहला लॉन्च कब हुआ? फिर जब फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था तो उसका टारगेट कब से कब तक था? 2012 से लेके 2017 तक। फिर उसके बाद फिर जब उसको फर्स्ट एक्सटेंशन मिला तो 2017 से 2020 तक का एक्सटेंशन मिला। और उसके बाद फिर 2020 के बाद
नेक्स्ट एक्सटेंशन 2021 टू 2026। और अब 2026 के बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एक्सटेंशन है 2026 से लेके 2031 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब क्या है ना, मैम अब हम एक्सटेंशन इसलिए दिए जा रहे हैं ना कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ टारगेट्स अचीव भी हो जाते हैं तो फ्रेश टारगेट्स मिलते हैं। जैसे हम अभी करेंगे जैसे टीएफआर पे भी डिस्कशन होगा कि पहले था टीएफआर 2.1 था, हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर वो अचीव हो गया था तो फिर नेक्स्ट टारगेट मिला कि अब 2.1 हो गया तो उन्होंने उसको और रिड्यूस करना शुरू कर दिया। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, कुछ टारगेट्स मतलब अनअचीव थे लेकिन कुछ अचीव भी हो गए थे, तो जो अचीव हो गए थे उनको दोबारा से रिन्यू किया गया। इस तरीके से है, फ्रेश टारगेट्स मिले। अब हमें क्या करना है ना, अब हम इसके पहले हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसका कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, और उसके बाद फिर देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है ना कि मेनली क्या है इसका यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि इसको इक्विटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि मेन जो इसका जो मेन टारगेट यही रहता है कि हेल्थ सर्विसेज को अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसका एम रहता है। तो उसके अंडर 5 कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स आते हैं, हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कंपोनेंट्स है ना, उन कंपोनेंट्स के तहत क्या है कि जैसे 5 जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 5 कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, तो उसके अंडर कुछ प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे तो इन प्रोग्राम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एनएचएम के अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं। ये 2-3 बार पूछा गया सवाल है और एक पेपर में आपको 3 लगातार क्वेश्चंस यही वाले मिलेंगे कि एनएचएम में कौन कौन से प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कम्स अंडर एनएचएम, आप जब पेपर देखेंगे तो तो सबसे पहला वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से। एक तो हमने कल भी करा था कि RMNCH+A, तो क्या था ये, रिप्रोडक्टिव, मेटर्नल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड प्लस अडोलेसेंट हेल्थ। ठीक है, ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। ठीक, उसके बाद फिर इसके अंडर कुछ प्रोग्राम्स हैं, हम उन प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको कंपोनेंट्स बता दूं सारे। दूसरा वाला है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, HSS के नाम से भी आता है। पहला था RMNCH+A, दूसरा HSS यानी कि हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। उसके बाद लास्ट है, जो 5 कंपोनेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि एनएचएम के अंदर जो है ना 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि एक तो RMNCH+A, उसके बाद फिर है नेक्स्ट हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, फिर कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। अब इन कंपोनेंट्स के अंदर इसके तहत कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं। तो देखिए इसके अंदर ना कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ प्रोग्राम्स तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट हैं, तो जो आपके सिलेबस में पूरे पूरे हैं हम उनको पूरा पूरा डिस्कस करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में जब भी इंशाल्लाह। उन जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो सिलेबस तो आप सबके पास होगा ही, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो प्रोग्राम्स पूरे नेम वाइज दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उनको हम करेंगे डिस्कस। और जिनके नाम नहीं दिए गए हैं
तो उसका सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, उसका ईयर, लॉन्च ईयर के वो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ है, और दूसरा उसका मेन फोकस क्या है, मतलब वो किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, की फोकस पढ़ना है उसका। दो चीजें, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि RMNCH के अंदर ही सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा है, जननी सुरक्षा योजना। ऐसे क्वेश्चंस में इसमें से देखिए 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपको JSY दे देंगे और बोलेंगे इसका फुल फॉर्म बताइए। तो जननी सुरक्षा योजना तो सबको ही मालूम है, ये तो सबसे कॉमन है। तो जननी सुरक्षा योजना, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसमें से ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ, तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना आपके सिलेबस में पूरा है, तो हम इसकी पूरी डिटेल बाद में लेंगे। अभी सिर्फ आप इसके नाम और इसका लॉन्च ईयर लिख लीजिए। और दूसरा क्या है, इसकी की फोकसेस क्या है, मतलब ये किस चीज को, तो ये क्या करता है बेसिकली, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करता है, जननी को सुरक्षा, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए कि इंस्टीट्यूट में डिलीवरी हो वो सेफ हो, एज कम्पेयर टू जो घर में या जुदाई वगैरह करती है उसके कंपेरिजन में इंस्टीट्यूट में डिलीवरीज हो दैट इज रिलेटिवली सेफ। तो इसमें, और इसमें से तीसरा सवाल ये बन सकता है कि ये NHM के अंदर आता है या नहीं आता, तो NHM के अंदर भी आता है। तो RMNCH का पहला कंपोनेंट है जननी सुरक्षा योजना, सबसे पहला प्रोग्राम, सबसे पहला तो नहीं बोलेंगे लेकिन वन ऑफ द प्रोग्राम्स है जो कि 2005 में आया था, और इट प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। उसके बाद दूसरा है, दूसरा वाला जो है इट इज, इस पे एज इट इज क्वेश्चन आए कि जननी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो NHM के अंदर आता है या नहीं, एज इट इज यही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि जननी शिशु सुरक्षा योजना ये NHM के अंदर आता है कि नहीं आता, तो ये NHM के अंदर आता है। और दूसरा सवाल इस पे क्या है कि ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, तो ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2011। आ रही है बात समझ में सबको? उसके बाद फिर इसमें फ्री डिलीवरी, और इसका मेन फोकस क्या था कि फ्री डिलीवरी, सी सेक्शन, और जो भी ड्रग्स रिक्वायर्ड होते हैं, डायग्नोस्टिक्स टूल्स वो सब, और ट्रांसपोर्ट, ये सब सेफ, सेफ ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों का मेन फोकस रहता है। शिशु की सुरक्षा के लिए होता है, जैसे वो जननी की था, और ये शिशु, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो आपको इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो चेंज कर देते हैं और फुल फॉर्म पे भी एब्रिविएशन दे देंगे और बोलेंगे फुल फॉर्म पे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हमारा इसका ही, इसका ही जो मतलब अभी RMNCH के ही प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो तीसरा प्रोग्राम क्या है, इसका तीसरा प्रोग्राम ये था कि RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अभी बहुत सारे लोग RBS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, इसकी पोस्ट आई है तो RBS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये भी NHM के अंडर ही आता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RBSK पे भी डायरेक्ट सवाल है कि RBSK जो है वो इसका NHM का प्रोग्राम है, और दूसरा इसका ये सवाल आया हुआ है कि कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, तो RBSK भी कब लॉन्च हुआ था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2013, ठीक है। इसका क्या फोकस होता है मेन, इसका मेन फोकस ये होता है कि ये स्क्रीनिंग करता है, कौन सी स्क्रीनिंग करता है, 0 to 18 ईयर्स के बच्चों की, 0 to 18 ईयर्स के बच्चों की 4Ds के लिए, 4Ds, अब 4Ds क्या क्या है वो, जो RBS के 4Ds की स्क्रीनिंग करता है ना कि, तो उसमें से कौन कौन सी है कि लिख लीजिए 4Ds, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, दूसरा कोई डिजीज तो नहीं है, दूसरा, तीसरा इस कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, चौथा है कोई डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी तो नहीं है। 4 4Ds, RBS के 4 जो 4Ds है, कौन कौन से Ds है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या कोई डेवलपमेंटल डिले या फिर डिसेबिलिटी तो नहीं है, ये 4Ds है। फिर इसका
यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसका वो क्या है? RKSK। RKSK जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये भी अब देखो, RBSK और RKSK कितने सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर साउंडिंग्स। तो ये इसमें क्या करेंगे ना आप, इसमें क्या करते हैं यूजुअली, चेंज कर देते हैं, मतलब एब्रिविएशन दे देते हैं और आपसे फिर उसका पूरा फुल फॉर्म पूछते हैं। तो आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और फिर इसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या है? 2014 इसका ईयर ऑफ लॉन्च है। और ये किस पे फोकस करता है? ये करता है अडोलेसेंट हेल्थ पे। 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, अडोलेसेंट हेल्थ पे फोकस करता है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये सब चीजें याद रखने वाली है आपको। तीन 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 चार चार क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जिसने पढ़ा होगा वो लगा सकता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं, तुक्का ही मारेगा। उसके बाद इसका इसके अंडर दूसरा प्रोग्राम क्या है? MAA, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था। और इसका मेन काम क्या था? प्रमोशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। प्रमोशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके अंडर जो दूसरा प्रोग्राम आता है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो था वो कब लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था। और इसका क्या मिशन था? इसका ये मिशन था कि इसको जितने भी बच्चे हैं ना उनको फुल्ली इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट 8 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। 8 डिजीजेस ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट पूरे, मतलब हर बच्चे को वैक्सीनेट करना है। तो कौन कौन सी डिजीजेस थी वो, ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन सी मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी डिजीजेस इंक्लूडेड है। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं? डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पोलियो, टिटनेस, tuberculosis, measles, HIV, which is Haemophilus influenza type B, and hepatitis B। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में आया था। इसका इनका मेन फोकस ये था कि सारे बच्चों को फुल्ली इम्यूनाइज करना है। और फुल्ली इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट 8 डिजीजेस। जो अपने टारगेट पे उन्होंने 8 डिजीजेस ली थी। कौन कौन सी डिजीजेस है? डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पोलियो, टिटनेस, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, HIV, which is Haemophilus influenza type B, and hepatitis B। फिर इसी के ही अंडर नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या है? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इट वाज लॉन्च्ड इन 1975। और इसका क्या मेन काम था? इसका ये काम था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो भी सप्लीमेंटेशन होते हैं, यानी कि जैसे अगर आयरन या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड करना हो, या फिर अगर आयोडीन के लिए किसी को कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना हो, या विटामिन D के लिए या विटामिन A के लिए जो भी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना होते हैं, तो उसके अंदर ये था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये भी ICDS पे सवाल पूछा गया है कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975। उसके बाद फिर इसमें इसके अंदर एक और आता है, इसी के RMNCH के प्रोग्राम्स के अंदर एक और है क्या? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, ये कैसे जूम होगा? ये कैसे? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको दोबारा रीनेम किया गया, रीनेम्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसको दोबारा से रीनेम किया गया है, ठीक है। तो मेनली क्या है आपको पढ़ना है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, और ये रीनेम किया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था ये। 2018 में लॉन्च हुआ था। और इसका मेन क्या है? स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर,
जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उनके अंदर मतलब उनको पूरा अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके अंदर हर चीज अवेल कराना, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर्स, ये इनका मेन एम था। तो आरएमएनसीएच के अंदर इतने ही प्रोग्राम्स थे, और भी हैं, लेकिन हमें हमारे मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है वो हमने डिस्कस किए हैं। वरना है तो बहुत, कोई लिमिट नहीं है इसमें, बहुत सारे हैं। लेकिन हम सब नहीं कर सकते। हमारे जो मेन काम के हैं, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है या जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो उनको हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। ये हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में क्या है ना, कि इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स, इनका जो मेन एम रहता है कि ये इसके अंदर मतलब ये ऐसे स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसके अंदर ही क्या आता है, आशा आती है। आशा, आशा क्या है, आशा के फुल फॉर्म पे सवाल आया हुआ है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट इज एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट प्रोग्राम। आशा के फुल फॉर्म पे सवाल पूछा गया है। ये भी कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2005 में, 2005 में। इससे पहले 2005 में क्या पढ़ के आ रहे हैं हम अभी, क्या लॉन्च हुआ था, JSY। और मैम वो हुआ था एनआरएचएम, NHI एनआरएचएम, NRHM हुआ था रूरल वाला। ठीक है। तो उसमें उसके बाद फिर इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है, ये भी फोकस करता है किस पे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे जो आशा होती है, वैसे भी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसको, एनयूएचएम में उसका काम है आशा का। फिर इसी के अंदर दूसरा है फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स, फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स। तो ये 2000 किस में आया था, 15 में। और रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर देखो, जो इतने सारे ईयर्स हैं, देखो ऐसे तो याद नहीं होते कि इतने सारे ईयर्स हम कैसे याद रखें। तो इसमें आपको क्या करना है ना, आपको एक ईयर ले लेना है, जैसे 2005 है, अब 2005 में क्या क्या चीजें हुई हैं उसकी लिस्ट आपको बनानी है। जब तक आप लोग, अगर आप लोग सिर्फ नोट्स के ऊपर रहेंगे और अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तो चीजें याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म तक। ईयर्स याद रखने के लिए, या फिर ऐसे इतना ड्राई सब्जेक्ट है इसको याद रखने के लिए, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक लिस्ट तैयार करिए कि 2005 में क्या 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 चीजें आई थी। एक बार वो लिस्ट तैयार कर लेंगे, फिर आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा और उसको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती हैं। तो सारी लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर तो ये फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स जो है, ये 2015 में आया था। और इसका क्या था, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हमने कल भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था। तो वही है इसका भी काम, फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव का, ये फोकस उस पर करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इमरजेंसी एम्बुलेंस 108 एंड 102, जो है ये भी इसी के अंडर था, क्योंकि हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, तो इमरजेंसी एम्बुलेंसेज सर्विसेज जितनी भी हैं वो आ रही हैं इसके अंदर। और वो कब लॉन्च हुई थी, 2005 टू 2006 के बीच में लॉन्च हुई थी। और इनका क्या है, इमरजेंसी एंड मैटरनल ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली इमरजेंसी कंडीशन में एम्बुलेंस यूज करते हैं, और मैटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं। फिर एमएमयूज था, एमएमयूज मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में क्या है, 2006 में आया था ये, आउटरीच सर्विस इन रिमोट एरियाज। आउटरीच सर्विस का मतलब क्या होता है, हम जा जाकर लोगों तक जा जाकर उनको अवेयर करते हैं या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आउटरीच सर्विस का मतलब ही होता है कि जा जाकर। थोड़ा कोई स्लो रखिए, थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा, तो आउटरीच सर्विसेज का मतलब मैं बता रही हूँ कि आउटरीच सर्विसेज जो होती हैं, मतलब हम लोगों को जा जाकर उनको या तो अवेयर करते हैं, या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनको जाकर हेल्प करते हैं जाकर खुद से। दैट इज आउटरीच सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है, आपको अभी नोट्स बनाने नहीं है, अभी आपको सिर्फ सुनना है, नोट्स आपको बाद में बनाना है। फिर है नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है ना। तो
इसमें ये आता है, इसमें ये अभी रिसेंट में ही पूछा हुआ सवाल है कि नॉन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो एनएचएम के अंडर आता है या नहीं आता। ये लेटेस्ट सवाल है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कम्स अंडर एनएचएम, और उसमें से क्वेश्चन इसके ऊपर था एनवीबी डीसीपी। आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए और इसका ईयर भी मालूम होना चाहिए। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2003 में। ठीक है, और कौन कौन सी डिजीजेस पे फोकस करता है ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस? कौन कौन सी? तो मेनली मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनकेफ्लाइटिस, कालाजार, फाइलेरियासिस, ये सारी डिजीजेस आती हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अलग से भी हमारे सिलेबस में है, तो हम उसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। सारे ही जितने भी डिजीजेस हैं इनके कंट्रोल प्रोग्राम्स को, मलेरिया का, डेंगू का। मलेरिया का तो बहुत बार पूछा गया सवाल है कि मलेरिया का एलिमिनेशन प्रोग्राम कब आता है, इराडिकेशन प्रोग्राम, तो हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इसका नाम और ईयर ऑफ लॉन्च लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ही एनवीबी डीसीपी में ही नेक्स्ट है हमारा क्या, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज में ही नेक्स्ट है हमारा क्या, एक तो पहला वाला था एनवीबीडीसीपी, दूसरा वाला क्या है आरएनटीसीपी, दैट इज रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पूछा गया सवाल है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का ईयर ऑफ लॉन्च क्या है, इट इज 1997। पूछा गया सवाल है। डॉट्स बेस्ड कंट्रोल टीबी कंट्रोल, मतलब डॉट्स प्रोवाइड करके ये जो है टीबी को कंट्रोल करती है। फिर नेशनल नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, वो कंट्रोल था, ये एलिमिनेशन है। इसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या था? 2020 में। इसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या है? 2020 में। फिर टीबी एलिमिनेशन टारगेट जो है, इसका मेन फोकस क्या था कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देना है। फिर है नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1983 में लॉन्च हुआ था, और ऑब्वियसली उसका क्या काम होगा? लेप्रेसी कंट्रोल एंड एलिमिनेशन। फिर नेक्स्ट है आईडीएसपी, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। आईसीडीएस कब आया था? आईसीडीएस कब आया था? 1975। गुड, देख रही थी कौन कौन जग रहा है। आईडीएसपी जो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इस ये भी हमारे सिलेबस में अलग से है, तो इसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से किस क्या क्या चीजें है इसकी। लेकिन फिलहाल आपको लॉन्च ईयर याद रखना है 2004, और ये भी डिजीज सर्वेलेंस एंड आउटब्रेक रिस्पॉन्स को चेक करता है। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज था, अब ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर पहला प्रोग्राम क्या है? NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि NPCDCS NHM के अंडर आता है या नहीं आता। NPCDCS, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। ये कब हुआ था? 2010 में लॉन्च हुआ था। और इसका जो मेजर मतलब इसका जो की फोकस क्या होता है? मेजर एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग करना और उनका मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या? NPCB एंड VI,
एनपीसीबी एंड वीआई क्या है? सॉरी, एनपीवीबी एंड सीआई, एनपीसीबी एंड वीआई क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। इसके ईयर ऑफ लॉन्च पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। एमओसीएच में पूछा गया सवाल है ये कि ईयर ऑफ लॉन्च क्या था इसका, तो 1976 था, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 76 की एज में ब्लाइंड हो गए, मतलब सिर्फ याद रखने के हिसाब से बता रही हूँ कि 76 की एज में ब्लाइंड हो जाता है इंसान, अल्लाह ना करे, लेकिन मतलब सिर्फ याद रखने के हिसाब से कि 76 की एज में ब्लाइंड हो गए, तो कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है? 1976। और इसका की फोकस क्या था? प्रिवेंशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद इसमें ही हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया था, और ये भी हमारे सिलेबस में है, तो इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे पूरा। 1982 में आया था, और इसका की फोकस था कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सिमिलरली उसके बाद है NPHCE, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। 2010 में आया हुआ है, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज पे इसका फोकस है। 2010 में अभी क्या पढ़ के आए हो, जल्दी बताइए, इसी के अंडर पढ़ के आए हो 2010 में? नॉन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर और कार्डियो। बिल्कुल, कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, वो भी 2010 में ही आया था, तो ये लिस्ट आपको बनाना है। उसके बाद पे नेक्स्ट है हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। इट वाज लॉन्च्ड इन 2006, और इसका मेन काम क्या था? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग लॉस। डेफनेस पे है तो ऑब्वियसली हियरिंग लॉस पे ही करेगा। फिर एनटीसीपी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, 2007 में लॉन्च हुआ था। टोबैको यूज प्रिवेंशन एंड सेसेशन, यानी कि टोबैको के यूज को कम करना, प्रिवेंट करना, और स्टॉप सेसेशन यानी कि स्टॉप करना। फिर है NOHP, 2014 में आया था, ओरल हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। 2014 में और क्या पढ़ा है हमने अभी? 2014 में क्या पढ़ा है अभी हमने? अरे, NHM एक्सपैंड हुआ था ना, मिशन NOHM। इंद्रधनुष भी आया था। हाँ मिशन इंद्रधनुष। हाँ, इंद्रधनुष भी आया था, ठीक है। तो आप लोग इसकी लिस्ट मतलब बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है NPPC, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, 2012 में आया था। पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब पैलिएटिव केयर पे पूरा वो करता है फोकस। फिर NPBMBI, विच इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज, 2010 में आया था, और बर्न इंजरी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। 2010 में अभी क्या पढ़ के आए हम? अभी अभी फटाफट बताओ जल्दी। NPHCE। हाँ बिल्कुल, हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है। तो ये सारे कितने ये किसके अंडर आ रहे थे? ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स थे। अच्छे से याद करना है इसको। ओके,
फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस स्टैंडर्ड्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2007 में लॉन्च हुआ, बट ये रिवाइज हुआ एक बार 2012 में रिवाइज हुआ, फिर दोबारा 2018 में, 2018 में रिवाइज हुआ। इसका मेन काम क्या था? क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए तो ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर सेकेंडरी केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, उनके लिए ये मेनली, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था, तो उनके लिए ये अलग अलग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनते थे, इसके अंडर बनते हैं इनफैक्ट। फिर HWCS, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये भी 2018 में आए और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे मेन इनका फोकस है। फिर फैसिलिटी अपग्रेडेशन अंडर NHM, ये 2005 से मतलब लॉन्च हो गया था। और इसका भी मेन काम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेकेंडरी केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर्स, ये सब जो है इसको स्ट्रेंथन करते हैं। ये सब इसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के अंदर जो प्रोग्राम्स है वो इसके अंदर आते हैं, और उनकी मेन फोकसेस ये हैं। ये तो हमारे हो गए कंपोनेंट्स, जो भी हमने कंपोनेंट। क्या हुआ? मैम स्क्रीन भी साफ नहीं आ रही, उस पर लाइट की शेडो पड़ रही है। और कितनी साफ चाहिए? जी बस सब ठीक है कुछ। आप लोग खुद भी जूम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, अब ये तो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस करे, सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करे, और उसके प्रोग्राम्स, उनके लॉन्च ईयर्स, उनके एब्रिविएशंस और फुल फॉर्म्स, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? टारगेट्स। किसके टारगेट्स? NHM के टारगेट्स। तो ये हमने कल भी डिस्कस करे थे, एक बार आप लोग देख लीजिए इनको, जो NHM के 2012 से लेके 2017 के जो टारगेट्स थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, किसको कितना कितना टारगेट है उनका, इसको आप लोग देख लीजिए। TFR, फिर एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, prevalence of leprosy, annual malaria incidents, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रोफाइलेरिया प्रेवलेंस, कालाजार एलिमिनेशन, ये हमने कल भी डिस्कस करे थे, तो इसको आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है, आप जो हजार, क्योंकि एक्सटेंड हुआ था ना 2017 के बाद, 2000 फर्स्ट एक्सटेंशन मिला था 17 से 20 तक, तो 2020 के ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स थे 2020 तक। एक मिनट। मैम थोड़ा सा स्क्रीन स्मॉल कर दिए, साइड का कट हो रहा है स्क्रीन पे। आप उसको स्क्रीन को खुद भी जूम और कम कर सकते हैं अपने मोबाइल में खुद से, ठीक है। एक बार आप करेंगे उसको, बस कुछ नहीं करना है, अपना इसको फिंगर से टच कीजिए, वो जूम और कम सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट्स है 2017 से लेके 2020 तक, आप लोग इसको देख लीजिए कि मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो कितना आ गया। बेसिकली अब आपको जो मेनली याद रखना है ना, वो आपको लेटेस्ट वाले टारगेट्स याद रखने हैं, जो अभी हम नेक्स्ट उसमें 2021 से लेके 2026 तक जो आया था, वो वाले टारगेट्स याद करने हैं। इसमें देख लीजिए फर्टिलिटी रेशियो 2.1 है, जो भी इन्होंने टारगेट्स दिए हुए हैं वो आप लोग इसको देख लीजिए। फाइलेरियोसिस का एलिमिनेशन, मेंटेन एलिमिनेशन स्टेटस, मलेरिया का एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट्स को लो लेवल पे रखना है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टारगेट फ्रॉड 2021 से लेके 26, ये आपको याद होने चाहिए। दिख रहा है सबको? मैम ब्लर दिख रहा है, जूम कर रही हूँ तो। अरे कोई बोल रहा है जूम करो, कोई बोल रहा है नहीं करो, आप लोग खुद से उसको कर लीजिए ना। ये वाला थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी दिख रहा था। अब देखा? मैं एक एक करके दिखाती हूँ सारे। ठीक है, एमएमआर इनका मतलब 2000 टारगेट ये था और करंट स्टेटस ये, यानी कि ये टारगेट था कि इनको एमएमआर 87 पर लाख लेके आना था, पर 1 लाख लेके आना था, लेकिन उसका स्टेटस क्या है अभी? 97 पर 1 लाख। ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये करंट स्टेटस है इसका। फिर आईएमआर इनको लेकर आना था 22 पर 1000, यानी कि 1000 में से सिर्फ 22, और अभी स्टेटस क्या चल रहा है? 28 पर 1000। फिर टीएफआर पे आएंगे तो टीएफआर 2 पे आ चुका है और उसको ही सस्टेन करना है, 2 पे ही रखना है उसको। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है अचीव द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 1.5 लाख। सी दिस इज 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लेकिन अभी स्टेटस ये चल रहा है। अचीव एंड सस्टेन मोर देन, ये आपको फिगर्स अगर नहीं भी याद हो रहा है ना, 1.5 लाख या 1.7 समथिंग, ये सब नहीं भी याद हो रहा तो ये वाले छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, टीएफआर वगैरह ये आपके याद होने चाहिए। फिर अचीव एंड सस्टेन मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ ऑल बाय 1 ईयर ऑफ एज, और 93.6% चल रहा है इनका, टारगेट से ज्यादा ही है। फिर मलेरिया एनुअल पैरासाइट उसका कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है? डेंगू की केस फर्टिलिटी रेट जो होती है वो लेस देन 1% होनी चाहिए, इतनी चल रही है, 0.09%। फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, दिख रहा है सबको? कालाजार अचीव 0 नंबर ऑफ एंडेमिक ब्लॉक्स रिपोर्टिंग more than 1 कालाजार केस per 1000 population at block level by 23 to 24 and sustain elimination status till 25 to 26। तो 2023-24 में जीरो अचीव, 0 ब्लॉक स्टिल ये हो गया था इनका जो स्टेटस था, ये वाला मैं बता रही हूँ। और इन्होंने 2024 तक अक्टूबर में उसको सस्टेन भी करा था, यानी कि 0 केसेस मिले थे तब तक। अब ये टारगेट्स को याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? ये आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इसके सबमिशंस हैं, मतलब एनएचएम के सबमिशंस क्या क्या हैं, एनआरएचएम और एनयूएचएम। तो एनआरएचएम और एक एनयूएचएम, मिनट, जी ये जो सर। पिछली स्लाइड थी
जी ये सर। थोड़ा सा ब्लर आ रहा था इसमें, तो क्या कहते हैं, मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, वहां से जिसको नोट करना हो वहां से भी कर लेंगे, बाकी मैम ने पढ़ के तो बता ही दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने ठीक है ग्रुप पे सर। भी भेज दिया है वैसे। उसके बाद मेजर सबमिशंस। अब देखो इसके अंदर भी आपको बस ये की पॉइंटर्स मालूम होने चाहिए कि इसका लॉन्च ईयर, मतलब एनआरएचएम का हमने पहले भी पढ़ा है 2005 है, और एनयूएचएम का 2013। फिर ये टारगेट किसको करता है? ये टारगेट करता है रूरल पुअर, वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST ट्राइबल पॉपुलेशन को टारगेट करता है एनआरएचएम। और एनयूएचएम किसको टारगेट करता है? अर्बन पुअर, स्लम ड्वेलर्स, माइग्रेंट्स एंड होमलेस। कोर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथन रूरल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और इसका क्या एड्रेस? हेल्थ इनइक्विटीज ऑफ अर्बन पुअर। मतलब जो अर्बन एरियाज में जो पुअर या स्लम एरियाज में रहते हैं उन पे मेन उसका फोकस रहता है। हम्म। फिर सर्विस डिलीवरी यूनिट्स में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, और इसमें अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इसमें क्या होती है? आशा। और उसमें भी अर्बन आशा और कम्युनिटी वॉलंटियर्स। लोकल गवर्नेंस लिंकेज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इसमें क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे हमारे वो होते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, वो सब अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर आती हैं। नेचर ऑफ स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है? कि सेंटर और स्टेट दोनों ही शेयर देते हैं इसमें। सेंटर और स्टेट दोनों ही शेयर, दोनों का शेयर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर रहता है इसके अंदर। तो दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एनआरएचएम और एनयूएचएम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए।